क्लास 9th में चैप्टर आपका है एटम्स। केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर है। उसमें उस चैप्टर को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ और ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। बेसिक केमिस्ट्री है, एलिमेंट्री केमिस्ट्री है। चैप्टर का नाम है एटम्स। इसमें सबसे पहले इसमें मैं जो आपको बताऊंगी, मैं आपको एटम के बारे में बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, फिर आपको बताऊंगी आइसोटोप क्या होते हैं, फिर आपको बताऊंगी आइसोबार क्या होते हैं, फिर आपको कैटायन एनायन बताऊंगी, फिर आपको ये बताऊंगी कि वैलेंसी क्या होती है और किसी भी कंपाउंड का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। वीडियो का कैटायन एनायन और फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इस पोर्शन को आप ज़रूर वॉच करिएगा, इसलिए काफ़ी बातें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बेटा आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। स्टार्ट करती हूँ। दुनिया में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं जिसमें जान नहीं होती, अगर उसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, उसी को एटम कहा जाता है। ठीक है, एटम्स को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें देखा गया कि अंदर उसके एक छोटा सा सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसमें बाहर की तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज मिस्टर जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी है -0 - 1। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और उसे N से डिनोट किया जाता है। ये बातें मैं इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि मैं यहीं से आपको बताऊंगी कि आइसोटोप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है। इसको बताने के पहले मैं दो चीजें और बताऊंगी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक, एकदम बेसिक वीडियो है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 9th में, तब ये उसके लिए केमिस्ट्री को समझने के लिए ये पहला वीडियो है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एटम में चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है। तो जो एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जनरली इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। किसी भी एटम में जो भी प्रोटॉन्स हैं उनकी नंबर वो कितने हैं, वो एटॉमिक नंबर होता है। और किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इनको अगर हम जोड़ देते हैं, इनका सम कर देते हैं, तो एटॉमिक मास निकलता है। दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मेरा होता है एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको बताऊंगी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है। तो कोई भी अगर ये एलिमेंट X है, ठीक है, तो एटॉमिक मास हम उस एलिमेंट में ऊपर की तरफ लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखा होता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, यहाँ पे 23 लिखा है और यहाँ पे 11 लिखा है, इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास,
तो जो ऊपर डिजिट लिखी हुई है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 23। अब अगर आपसे पूछा जाए आप एटॉमिक नंबर बताइए, तो जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो इन दोनों डिजिट में जो छोटी डिजिट होती है वो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में एटॉमिक नंबर मेरा क्या हो गया 11। एक तो ये बात हो गई। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, प्रोटॉन कितने हो गए 11 और न्यूट्रॉन कितने हो गए। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है 23, यानी 23 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन आपका कितना था 11 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आपका कितना हो गया 23 माइनस 11 यानी 1 और 2। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर इस तरीके से कोई एलिमेंट दिया है तो आप इससे 5 चीजें निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। नाउ द टॉपिक इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार। वैसे तो और भी होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, वो हायर सेक्शंस में है। आपके क्लास 9th में 10th में आइसोटोप और आइसोबार है। तो विच हैव सेम एटॉमिक नंबर and which have same atomic mass। मतलब आपके कोई ऐसे दो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है 35, 25, लेकिन आपके जब एटॉमिक नंबर सेम है ये, तो वो हो गए आइसोटोप। इसी तरीके से अगर आपका कोई आइसोबार है तो आपका जो एटॉमिक मास है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए 25 और 25, यहाँ पर ये अलग अलग हो सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो जिनका सेम एटॉमिक मास है वो आपका आइसोबार, दैट इज द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार एंड द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। क्लियर। अब हम आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। आपकी बुक्स में चार्ट और टेबल होगा, उससे आप याद कर सकते हैं। कुछ मैं आपको कॉमन बताती हूँ, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको किसी भी चीज़ का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 इंटू ये जो 2 है, फिर आपको प्लस लगाना है। अब ऑक्सीजन में यहाँ पर कितना है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 2 प्लस 16 यानी 18। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास में एक आध क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मान लीजिए C6H12O6, हमको इसमें एटॉमिक मास याद करना है, उसका यूज करना है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक मास आप अपनी बुक से चार्ट बना होगा उससे लर्न कर लीजिएगा।
अब ये है C6, तो कार्बन का कितना है 12, तो 12 इंटू 6, फिर आप प्लस लगाइए क्योंकि ये अगला आइटम है हाइड्रोजन। यहाँ कितना है 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, 12 6 72, ये 12, 16 6 96। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 0 9 1 10 1 11 और 7 18। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कैटायंस और एनायंस।